हेलो व्यूअर्स, एंटेना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनामिका जैन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव ट्यूब, जिसमें मैग्नेट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे। The course objective is to know about microwave tube, that is magnetron. The learning outcome is to understand basic concepts of magnetron, its construction details, working and applications. एक्चुअली जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, जैसे आप ट्यूब्स के बारे में आप जब बात करते हो तो ट्यूब्स के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि इनकी इफिशिएंसी कम होती है, कम फ्रीक्वेंसी होती है। जो आपका मतलब यदि आप हाई पावर यूज कर रहे हो तो आप हाई पावर के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हो, बैंडविड्थ आपकी कम रहती है। लेकिन इन सारे जो आपके लूप होल्स हैं, इनके बावजूद भी एक जो ट्यूब है जो अभी तक लगातार यूज होती जा रही है, वो है आपकी मैग्नेट्रॉन ट्यूब। जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, इसको आप आजकल देखते हो माइक्रोवेव ओवन के फॉर्म में। तो माइक्रोवेव ओवन में जो आपने ट्यूब देखी है नॉर्मली, वो आपकी मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, जिसको हम आरएफ एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करते हैं, और जिसके थ्रू हम नॉर्मली जितनी भी कुकिंग होती है या जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें जो मैग्नेट्रॉन जो ट्यूब होती है, इसकी इफिशिएंसी बहुत हाई होती है और कंटिन्यूअस वेव ऑपरेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली माइक्रोवेव ओवन लेंगे तो माइक्रोवेव ओवन आपका बार बार आपको स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, या उसमें आपको रैपिड चेंज हो रहे हैं उसमें, और हमें पावर भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग लगेगी। तो इस चक्कर में हम ये जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, ये काफी अच्छा मतलब माइक्रोवेव ट्यूब होती है। जो माइक्रोवेव ट्यूब होती है, इसमें जो हमारा आउटपुट हम जो लेते हैं वो हम कैविटी रेजोनेटर्स के थ्रू लेते हैं। ये आपके कैविटी रेजोनेटर्स हैं जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर नॉर्मली जब हम टैंक सर्किट होता है, जो आप एलसी ट्यून सर्किट आप जानते हो, जिसके थ्रू हम ट्यूनिंग करते हैं, जब हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर यूज करते हैं तो हम उन टैंक सर्किट के बजाय ये कैविटी रेजोनेटर यूज करते हैं। तो ये जो कैविटी रेजोनेटर होते हैं, ये हमारा एल और सी का फंक्शन क्रिएट करेगा। मतलब ये जो लूप आपको दिख रहा है, ये इंडक्टर, और ये जो आपके पास में ये जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये कैपेसिटर की तरह, इस तरह से ये एलसी ट्यून सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको कैविटी रेजोनेटर को यूज करते हैं। इसमें हम जो आउटपुट लेते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कैविटी को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक कैविटी, और उसके थ्रू हम कपलिंग लूप के थ्रू आउटपुट को लेंगे। मतलब इसमें टैपिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम लोड को ले लेते हैं। इसमें जो हमारी मतलब जो वायर होगा वो मैग्नेटिकली कपल होता है, और उसको हम कोएक्सियल केबल से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारे पास में आरएफ एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है, जो एम्पलीफाई हो रही है, वो हम इस पर्टिकुलर ट्यूब से ले सके। ये आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब है। अगर आप थ्री डायमेंशनल व्यू में आप इसको देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। ये मैग्नेट होता है जो इस पर्टिकुलर ट्यूब को सराउंड करता है। ये आपकी ट्यूब है। ये ट्यूब को, ये आपके पास में कैथोड है, जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये आपको जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एनोड है। एनोड में आपको अलग अलग तरीके के ये होल दिख रहे हैं। ये एक्चुअली कैविटी रेजोनेटर्स हैं। और ये जो आपके पास में आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, डार्क ग्रे, ये आपका मैग्नेट है। यहाँ पर हमने कूलिंग फिन्स है, क्योंकि यहाँ पर हाई पावर जनरेट हो रही है, इसलिए इसको कूल करने के लिए ये कूलिंग फिन्स हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और जो आपके पास में एनोड है वो ये है। मतलब आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के जाने की। तो जो मैग्नेट है आपके पास में, वो मैग्नेट आपका ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट ये है, मतलब जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। ये आपके पास में यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज आउटपुट एंटेना, और ये आउटपुट एंटेना के थ्रू हमें ये माइक्रोवेव रेडिएशन मिल रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको ये वाला जो आपके पास में इंटरनल पार्ट है, जिसमें कैविटी और कैथोड है, इसको आप और डिटेल में देखें तो ये आपके पास में इस तरीके से ये आपका कैथोड है, और ये यहाँ पर आपको स्लॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो, और यहाँ पर ये गैप है। तो ये जो गैप है, ये गैप इंटरेक्शन स्पेस कहलाता है।
इसी स्पेस के थ्रू हम अपना सारा इसमें जो भी आपकी इसका वर्किंग है, जो भी ऑपरेशन होंगे वो हम इसी पर्टिकुलर स्पेस में करेंगे। यहाँ पर ये जो आपके पास में ये होल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ ये होल बने हुए हैं, ये आपकी कैविटीज हैं। और ये जो आपके पास में कैविटीज है, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ ब्लू लाइंस दिख रही हैं। ये जो ब्लू लाइंस है दीज आर आरएफ फील्ड्स, और ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये आपकी पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो आपके पास में कैविटीज हैं, ये जो कैविटी है इनमें आप देखिएगा कि ये इस पर्टिकुलर एंड से शुरू होकर ये आपका जो आरएफ फील्ड है वो यहाँ एंड हो रहा है, मतलब ये यहाँ से ऐसे स्प्रेड हो रहा है, ये इस तरीके से इसकी स्प्रेडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब एक कैविटी इस वाले एंड से दूसरे वाले एंड तक इस तरीके से ये आपकी लाइंस चल रही है ये। सो दिस इज आरएफ फील्ड। और ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुआ, फिर इस तरीके से इंटरेक्शन स्पेस में ये पास होकर इस तरीके से ये ट्रैवर्स कर रहा है, और ये फाइनली फिर यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर को इसने कंप्लीटली ये पूरा ट्रैवर्स किया इसने पूरा पाथ, और फिर अल्टीमेटली यहाँ जाकर इसने अपनी एनर्जी एनोड को दे दी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फाइनली एनोड पर पहुंच गया। अब ये जो मैग्नेट्रॉन होता है, इस मैग्नेट्रॉन के ये कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं। नॉर्मली जो मैग्नेट्रॉन होते हैं ये हाई पावर हाई इफिशिएंसी ऑसिलेटर होते हैं, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये क्रॉस फील्ड डिवाइस होते हैं, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो कैविटी मैग्नेट्रॉन होते हैं, इसका नाम कैविटी मैग्नेट्रॉन है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें कैविटी लगा रखी है। और इसमें जो कैविटी मैग्नेट्रॉन होते हैं वो आपके रेजोनेंट कैविटी होती है, मतलब एलसी ट्यून सर्किट है आपके पास में, और हमने यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जिसको हम जिसके थ्रू हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप इसका, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखा था, अगर आप इसका 2 डायमेंशनल व्यू देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आउटपुट आपका कपलिंग लूप है, ये आपका एनोड का ब्लॉक है जिसको हमने यहाँ ऑरेंज कलर से दिखा हुआ है, ये रेजोनेंट कैविटी है। ये आपका ऑक्साइड कोटेड कैथोड है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और ये कैथोड और हीटर के लिए हम जो सप्लाई दे रहे हैं वही हम सप्लाई इस लीड्स के थ्रू दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ये जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक लगाया हुआ है, ये आप यहाँ पर ये हीट सिंक देख सकते हो कि आपका जो मैग्नेट्रॉन है वो इस हीट सिंक के थ्रू ये पूरा कवर्ड है, जिसके थ्रू आप वो कर सकते हो, मतलब इसकी जो पावर है हाई पावर ट्यूब है, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए भी, कूलिंग के लिए हमें हीट सिंक लगाना पड़ता है। ये इसका कंस्ट्रक्ट, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल है। अगर आप अंदर से इसको देखोगे तो ये मैग्नेट आपका, ये बाहर जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेट है ऑरेंज कलर का, और ये आपके पास में ये इंटरनल इसकी ट्यूब है। अब ये जो कैविटी मैग्नेट्रॉन होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के हमको केसेस मिलेंगे। पहला केस होता है, मान लीजिए आपके पास में जो कैविटी मैग्नेट्रॉन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो आपका जो मैग्नेट्रॉन है वो सिंपली वर्क करेगा कैसे, कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से जनरेट होगा और एनोड पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एनोड है और ये ऊपर ये आपका जो डार्क डार्क ग्रे दिख रहा है ये आपका कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो ए इज इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सीधा कैथोड से इमिट होगा और सीधा एनोड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाली केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। तो ये रेडियल रहेगी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो। जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपने इसमें मतलब आपने इस पे अप्लाई कर दिया, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो अब स्ट्रेट नहीं होगा, मतलब जैसे ए वाले केस में स्ट्रेट पाथ था, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका ये जो पाथ है ये थोड़ा सा, जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके अकॉर्डिंग इसका ये जो पाथ है वो कर्व हो गया है, ये थोड़ा मुड़ गया है। तो इसमें ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जो पाथ में जो कर्व दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू MVE/B, मतलब इसमें आपके पास में
ये इलेक्ट्रॉन की जो इसमें जो मतलब ये जो रेडियस है, मतलब ये कितना पाथ मुड़ेगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के ऊपर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम रखी है, मतलब जो रेडियस है वो ज्यादा है, अगर आप मैग्नेटिक बढ़ा देंगे तो जो रेडियस होगी वो कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, मगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा, उसका जो रेडियस है वो मतलब ज्यादा होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उसकी रेडियस कम होगी पाथ की। तो दो फैक्टर रहेंगे इसमें हमेशा, पहला वेलोसिटी और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। अब आप यहाँ पर इसका 3 डायमेंशनल व्यू देख लीजिएगा कि आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली ये इस डायरेक्शन में है, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ से इमिट हो रहे हैं ये कैथोड से, और ये पहुंच रहे हैं अल्टीमेटली इस एनोड पर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, थोड़े से कर्व हो गए हैं, ये कर्व्ड हो गए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपकी कैविटी है इसका ये वाला एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इनको हमने अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर रखा है। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो करंट है, ये करंट आपकी इस तरीके से फ्लो हो रही है। करंट जब फ्लो होगी तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम केस 3 पर। यदि मान लीजिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, और बढ़ाकर हमने इतना कर दिया है कि वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया। तो अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर जब हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनोड पर नहीं पहुंचते। मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होंगे, लेकिन वो एनोड मतलब कैथोड से इमिट होंगे लेकिन एनोड के पास तक जाकर वापस आ जाएंगे। वो एनोड पर पहुंचेंगे नहीं। अगर वो एनोड पर नहीं पहुंचेंगे इसका मतलब है कि वो एनोड पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो एनोड की जो करंट होगी वो 0 होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब हमने क्या किया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये केस 3 है। चौथा वाला केस होता है कि यदि मान लीजिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इस क्रिटिकल फील्ड से भी ज्यादा कर दिया, मतलब बी एस ग्रेटर देन बी सी, मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ा दिया। तो क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत शॉर्टर पाथ ट्रेवल करेंगे, मतलब ये एकदम इनका जो रेडियस थी वो काफी कम हो जाएगी। और ये आप देखिएगा जो डी इलेक्ट्रॉन है ये आपका इमिट हुआ और इमिट होकर तुरंत ही वापस आ गया, मतलब ये उसका रेडियस था। यहाँ पर आप रेडियस देखिएगा और यहाँ पर रेडियस देखिएगा, इन दोनों में अंतर है, मतलब यहाँ पर रेडियस काफी ज्यादा है लेकिन यहाँ पर रेडियस काफी कम है। तो ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, निकलेंगे, मतलब ये जो आपके इमिट हुए कैथोड से, और वापस छोटा सा पाथ बना के ये वापस आ जाएंगे। अब इस केस में क्या होता है, आप ये देखिएगा कि अभी भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन स्पेस में गए। ये जो बीच की स्पेस है ये इंटरेक्शन स्पेस है, इस स्पेस में गए और ये वापस तुरंत आ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या मतलब एनोड पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है और वापस यहाँ पर ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए और उनमें एनर्जी थी, वापस कहाँ आ गए, कैथोड पर आ गए, तो उनकी एनर्जी कहाँ पहुंच गई, अल्टीमेटली कैथोड पर ही पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बैक हीटिंग। मतलब हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस था वो इतना था कि इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हुए, फिर जस्ट थोड़ी दूर चल के ये इंटरेक्शन स्पेस में थोड़ी डिस्टेंस कवर करके ये वापस कैथोड पर आ गए, और इन्होंने अपनी एनर्जी जो थी वो कैथोड को दे दी। अब होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतने, अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रखा है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा अपनी एनर्जी दे देते हैं कि हमको इस कैथोड को अलग से फिलामेंट सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बिना सप्लाई दिए ही यहाँ पर कैथोड से, मतलब कैथोड का जो टेम्परेचर है
वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बैक हीटिंग, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलामेंट की जो सप्लाई होती है उसको कट कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के कारण ही कैथोड हमारा सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सकता है। तो इसलिए जब ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको बंद कर देते हैं। अब ये सारे केसेस तब हैं जब हमने आरएफ फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अगर हम आरएफ फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इसमें चेंज आ जाएगा। वो कैसे आएगा, तो ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास में 3 केसेस हैं। पहला, जब ऑसिलेशन प्रेजेंट है, तो ऑसिलेशन प्रेजेंट है तो पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 केसेस में आएंगे। पहले केसेस कि ऑसिलेशंस प्रेजेंट है, मतलब अगर आरएफ फील्ड अपना प्रेजेंट है विथ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है, हमारा आरएफ फील्ड भी है, उसके बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारे पास में केस 1 पहला कि ऑसिलेशन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहुंचा, उसने क्या किया कि जो फील्ड था उसके कारण उसकी एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी फील्ड के कारण कम हो गई है, स्लो डाउन हो गए हैं, जो वो अपनी एनर्जी फील्ड को देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन उनके कारण क्या होगा, जो फील्ड है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फेवर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो बंचिंग होती है वो बंचिंग हमको यहाँ पर मिलेगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑसिलेशन से कुछ एनर्जी लेते हैं। एक्चुअली जो मैग्नेट्रॉन होता है, जैसे कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में होता है कि आपके पास में सिंगल कैविटी होता है वो उसमें, और जो नॉइस ट्रांजिएंट्स होते हैं, मतलब जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करोगे मैग्नेट्रॉन को, तो नॉइस ट्रांजिएंट्स के कारण क्या होता है, जो कैविटीज होती हैं उन कैविटी में ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं। और ये जो ऑसिलेशन होते हैं ये पहले वीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑसिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, वैसे वैसे ऑसिलेशंस हमारे मतलब सस्टेन्ड ऑसिलेशन हमको मिलते हैं, और उनकी जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये जो आपके पास में जो फील्ड है, एक्चुअली जो आरएफ फील्ड है, वो इन ऑसिलेशंस के कारण ही हमको मिल रहा है। मतलब जो आपके पास में आरएफ फील्ड है, वो आरएफ फील्ड नॉइस ट्रांजिएंट के कारण जनरेट हुआ, और शुरू में वीक रहेगा वो। तो पहला वाला केस जिसमें फेवर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिले जिनके कारण बंचिंग हो रही। दूसरे इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, वो क्या करेंगे, ऑसिलेशन से एनर्जी लेंगे, ऑसिलेशन से एनर्जी लेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फील्ड से एनर्जी लेकर ऑसिलेट हो रहे हैं। अब जब ये इस तरीके से करेंगे, मतलब फील्ड से उन्होंने एनर्जी ली, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब क्या होगा, उनकी बैंडिंग ज्यादा शार्प होगी। अब अगर इनकी बैंडिंग शार्प हो गई मतलब क्या होगा, इंटरेक्शन स्पेस में इनका जो टाइम लग रहा है वो कम होगा, और ये क्या होंगे कि कैथोड पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कैथोड पर अगर ये पहुंच जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फील्ड से ही एनर्जी ले ली है, और फील्ड से एनर्जी लेकर भी इन्होंने कोई एम्पलीफिकेशन नहीं किया सिग्नल। एक्चुअली इनको एनर्जी अपनी फील्ड को देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एनर्जी फील्ड से उल्टा ले ली, और अब मतलब अब खुद भी क्या हुआ कि एनोड पर तो पहुंचे नहीं, वापस कैथोड पर आ गए। तो इनके कारण क्या होता है, बैक हीटिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बैक हीटिंग होती है। और इन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बंचिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो क्या करते हैं कि बाद में इमिट होते हैं, मतलब शुरू में तो इमिट नहीं हुए लेकिन बाद में इमिट हुए। फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा फास्ट चले, फिर इन्होंने क्या किया, ए बी सी डी जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनमें से ए इलेक्ट्रॉन को मान लिया इन्होंने कैच कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन ए को कैच कर लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डी होगा, मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डी हुआ, और उसने भी क्या किया, वो भी इमिट हुआ, और उसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन ए को कैच करने की कोशिश की। तो इलेक्ट्रॉन ए की वेलोसिटी के हिसाब से उसने उसको कैच करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ए था फेवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सी था जो शुरू में पहले कम वेलोसिटी चला, लेकिन बाद में उसने क्या किया, कोशिश की, और वो फील्ड से एनर्जी न लेकर फील्ड को एनर्जी देने लगा, और उसने क्या किया,
ए इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया। उसके बाद में अगर डी इलेक्ट्रॉन भी पहुंचा, उसने भी सेम यही किया, तो ए, सी और डी ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका एक बंचिंग बन जाती है, और इनकी बंचिंग के कारण जो बंचेज होती हैं वो क्लाउड्स के फॉर्म में हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। मतलब ये जो तीन का ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, और ये जब इंटरेक्शन स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो इनके साथ साथ और इलेक्ट्रॉन्स भी आते जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा ये और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इसको हम बोलते हैं फेस फोकसिंग इफेक्ट, और इसके कारण जो हमारे पास में एनर्जी होती है हमको, मतलब जो हमें ऑसिलेशन मिलते हैं वो हाई पावर ऑसिलेशन मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा कि ये आपके पास में कैविटी है, ये कैविटी के इंटरनल, मतलब कैविटी का डायग्राम को हमने काफी इसको जूम कर दिया है। तो जूम करके ये आपके पास में दो एनोड है कैविटी के, ये आरएफ फील्ड है, जो आरएफ फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है। दूसरी कैविटी ये है, इसमें ये जो आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाला भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जो आपका आरएफ फील्ड है उसपे जो आपकी फील्ड मतलब लाइंस है उनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ आपको ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये लाइंस है आरएफ फील्ड की। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट हुआ कैथोड से, वो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। अब इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है, अगर मान लीजिए वो इस पर्टिकुलर, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड है, तो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड से एनर्जी ले लेगा। इलेक्ट्रॉन ने फील्ड से एनर्जी ली, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कम पाथ ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचा। अब अगर मान लीजिए सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा है, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिएगा इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन में ही थी, तो इसने एनर्जी इस फील्ड से ले ली। लेकिन जब ये नेक्स्ट वाली कैविटी के नीचे पहुंचेगा, इस वाली कैविटी के नीचे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ देखिएगा आप कि इस वाले जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इस फील्ड से एनर्जी नहीं लेगा, बल्कि इसके अपोजिट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर फील्ड से फील्ड को एनर्जी देगा और ये रिटार्ड होगा। रिटार्ड होगा मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी। ये वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर ये ज्यादा आपका जो मतलब रेडियस है इसकी ये ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन जो इस पर्टिकुलर टाइम पर आएंगे, ये अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर्टिकुलर टाइम पर फील्ड पर पहुंच रहे हैं वो हमारे फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके कारण हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये आपके पास में ये सिंपल वाला केस है। इसमें हमने क्या किया है, ये अलग अलग केसेस में हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को दिखाया है। तो ये आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके कैथोड के चारों तरफ घूम रहे हैं, और दूसरे आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आप देखिएगा कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक बंच टाइप का बन गया है, पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है। सो ये जो आपके पास में बंचेस हैं ये आपकी इंटरेक्शन स्पेस में जा भी रही है, एनर्जी अपनी दे रही है, और फिर फाइनली ये इस पर्टिकुलर यहाँ पर एनोड पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास में दिख रहा है, ये जो ये स्पोक्स टाइप की दिख रही है जैसे कि आपके पास में व्हील में होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस फोकसिंग। और ये जो आपके पास में ये जो आपको इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं, ये पिंक कलर के, इनको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं ये मूव करते रहते हैं लगातार, और इनके कारण ये अपनी एनर्जी लगातार फील्ड को देते रहते हैं, जिसके कारण फील्ड स्ट्रांग बना रहता है। ये आप यहाँ पर और देख सकते हो, यहाँ पर हमने 3-4 तरीके के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर पहुंचा, इसने फील्ड से एनर्जी ली, फिर यहाँ पर ये पहुंचा, फील्ड को एनर्जी दी, फिर ये वापस पहुंचा। इसका ये जो आप देखिएगा कि जो रेडियस है, वेलोसिटी के हिसाब से इसका जो रेडियस होगा वो अलग अलग होता जाएगा। फाइनली इसने यहाँ पर आकर अपनी एनोड को यहाँ पर एनोड पर पहुंच गया ये, और इसने एनर्जी कितनी बार दी, एक बार ली, 2 बार दी एनर्जी अपनी। यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी फील्ड से एनर्जी ली, इसकी वेलोसिटी बढ़ी और ये फाइनली आकर कैथोड पर पहुंच गया, बैक हीटिंग वाला।
तीसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बैक हीटिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये सी वाला इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, शुरू में इसने एनर्जी ली, फिर ये इस पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सर रिटार्ड हुआ, और रिटार्ड होने के बाद में फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ये अपने ये जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इसने अपनी पंचिंग बना ली। अब यहाँ पर ये जो आपके पास में फील्ड दिख रहा है, यहाँ ये जो फील्ड होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम पाई मोड। एक्चुअली जब हम कैविटी मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं तो ये जो कैविटी मैग्नेट्रॉन होता है, इसमें हमने 8 कैविटी यूज किया। अभी तक आपने जो डायग्राम देखे उनमें हमने नॉर्मली 8 कैविटी यूज की हैं, और ये 8 कैविटीज आपस में एक दूसरे से टाइटली कपल्ड रहती हैं। और ये जो आपके पास में मतलब ये जो कैविटी मैग्नेट्रॉन होता है, इनका जो ऑपरेशन होगा, ये इनकी मतलब ये जो आपके पास में कैविटी है, इनकी फेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको जो आउटपुट मिलेगा वो किस पर्टिकुलर फेज का मिलेगा या कौन सी फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम ये कैविटीज यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन कैविटीज के अराउंड में, मतलब जितनी भी हम कैविटी यूज कर रहे हैं उनके अराउंड में जो टोटल फेज शिफ्ट है वो होना चाहिए 2n पाई हमेशा। जो जबकि n क्या है, एक इंटीजर है, मतलब हमेशा ये 2 पाई का फेज होना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ से शुरू करके लास्ट में इस तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए, या 2 पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए 360 डिग्री का। तो जो n होता है, नॉर्मली n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 +-2 +-n2 -1 या +-n2। जहां पर n2 क्या होता है, मोड होता है, मोड होता है रेजोनेंस का, और ये एग्जिस्ट करता है जब जब n कोई भी इवन नंबर होगा। अगर मान लीजिए आपने n इज इक्वल टू n2 रखा, मतलब इवन नंबर रखा, तो जो आपके पास में ये जो मोड है, मतलब जो ये होगा फेज डिफरेंस वाला है 2n पाई, दिस इज इक्वल टू पाई। तो जब आपके पास में यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 रखा है, तब भी आप देखिएगा कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टोटल 2 पाई होगा। और यहाँ पर जो मोड ऑफ रेजोनेंस होता है उसको हम बोलते हैं पाई मोड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू 0 अगर आपने रखा है तो जो शाय भी है दिस इज इक्वल टू 0। इस टाइम पर क्या होगा, जो मोड होगा वो 0 मोड होगा, क्योंकि यहाँ पर RF इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यदि आपने n इज इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब आपके पास में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एनोड और कैथोड के बीच में। और यदि मान लीजिए आपके पास में ऐसा है, तो ये वाला जो फील्ड होता है ये फ्रिंजिंग फील्ड कहलाता है। इस टाइम पर हम मैग्नेट्रॉन को यूज नहीं करते, मतलब हम n इज इक्वल टू 0 वाले जो पॉसिबिलिटी है उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हम n इज इक्वल टू पाई रखते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास में कैविटी है इनके बीच में पाई का डिफरेंस है। तो ये अगर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, ऐसे करके हम पाई मोड को यूज करते हैं। अब ये जो पाई मोड है, आपने बताया कि आपके पास में जो भी कैविटी है इसकी जो आउटपुट है, जो फेज है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी, मतलब फेज ऑफ ऑसिलेशन, मतलब इसमें जो मोड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने अगर मान लीजिए पाई मोड यूज किया तो ये इसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मोड इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे आपके पास में ये हमने फिर से ये डायग्राम बताया हुआ है, ABCD अलग अलग टाइप की जो आपके पास में रेजोनेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ये पाथ है। अब ये जो आपके पास में कैविटी मैग्नेट्रॉन में 8 कैविटी है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन है, और इसमें जो मोड होंगे वो काफी सारे मोड हम इसमें एग्जिस्ट हो सकते हैं, मतलब काफी सारे मोड पे ऑपरेशन इसको हम करा सकते हैं, जो इन दोनों कैविटी के बीच में फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस कैविटी और इस कैविटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। और इसमें क्या होता है कि जो बाउंड्री कंडीशन होती है तब वो भी तभी सेटिस्फाई होंगी जब टोटल फेज डिफरेंस इन पूरी कैविटी के बीच का 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई होकर हमको मिलेगा। तो जो मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड होता है वो होता है हमारा
पाई मोड, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, एडजेसेंट कैविटी के बीच में जो मोड रखते हैं, जो फेज डिफरेंस रखते हैं, वो पाई रखते हैं, तो उसको हम पाई मोड बोलते हैं, पाई मोड ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसमें ये तो हुआ पाई मोड, जब हमने क्या किया, इन दोनों कैविटी के बीच में, मतलब जो एडजेसेंट कैविटी है उनके बीच में हमने फेज डिफरेंस पाई रखा, तो पाई मोड। यदि हम उनके बीच का फेज डिफरेंस दूसरा कुछ रखते हैं तो वो मोड हमारा दूसरा हो जाएगा, मतलब 2 पाई रखा तो 2 पाई मोड हो जाएगा। इस तरीके से ये मोड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर मैग्नेट्रॉन में जो टर्म होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी पुशिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी पुशिंग होती है वो होता है मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, एक तो आपकी इसके कारण चेंज होती है फेज डिफरेंस चेंज करने के कारण, दूसरा जो मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द पीक कैथोड करंट। अगर आपने यहाँ कैथोड की जो करंट है वो चेंज हो गई, तब भी क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पुशिंग। दूसरा होता है इसमें फ्रीक्वेंसी पुलिंग। तो जो मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जब आप यहाँ से आउटपुट ले रहे हो इस कपलिंग लूप से, तो इसको आप किसी ना किसी लोड में देंगे, तो यहाँ पर अगर आपने लोड एम्पीडेंस चेंज किया है तो उसके कारण भी क्या होता है, जो मैग्नेट्रॉन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जो लोड इम्पीडेंस के कारण होती है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पुलिंग। तो यहाँ पर मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से चेंज होते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, जो हमने मोड किया यूज, मतलब जैसे आपने अभी पाई मोड देखा, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये जो मोड है इसमें आपने कैविटी की कुछ डायमेंशन रखी, और कैविटी की डायमेंशन आपने क्या रखी है कि आपने पाई मोड के हिसाब से इसमें फेज डिफरेंस रखा। मान लीजिए यहाँ पर कैविटी की जो डायमेंशन थी, वो कैविटी की डायमेंशन आपकी उतनी ना रह पाई, मान लीजिए उसमें 0.01 सेंटीमीटर का अंतर पड़ गया। अब जैसे ही आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो कैविटी है इसका जो डायमेंशन है वो 25 सेंटीमीटर के करीब है, और यहाँ पर जो है वो 25.01 सेंटीमीटर के करीब है, तो इन दोनों के बीच में अब जो मोड होगा वो पाई मोड नहीं होगा, वो होगा पाई, मतलब पाई प्लस 3/4 पाई। तो ये क्या हुआ, ये मोड में चेंज हुआ, किस कारण हुआ, ये जो आपकी कैविटी है उसकी डायमेंशन में चेंज होने के कारण, क्योंकि मैकेनिकली आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो मैकेनिकल इतनी डायमेंशन में आपका चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, अब जो आपको ऑसिलेशन मिलेंगे वो पाई मोड पे ना मिलेंगे, पाई मोड पे ना मिलके क्या होंगे, वो जो आपका मोड था अब वो उस पाई मोड से पाई 3/4 मोड पर जंप हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं मोड जंपिंग। और ये जो मोड जंपिंग होती है ये होती है बिकॉज ऑफ डायमेंशन चेंज इन दी कैविटी। इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं कि ये जो हमारे पास में जो मोड जंपिंग थी एक्चुअली वो कैविटी मैग्नेट्रॉन में होती है, तो हम कैविटी मैग्नेट्रॉन में क्या करते हैं कि हम कॉपर रिंग्स यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिएगा ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसमें हमने 2 कॉपर की रिंग यूज की हुई है, और ये जो कॉपर की रिंग होती हैं ये अल्टरनेट कैविटी से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा ये इससे कनेक्टेड है तो इससे नहीं है, इससे कनेक्टेड है, ऐसे अल्टरनेट कैविटी से कनेक्टेड है। तो ये अल्टरनेट कैविटी से, यहाँ आप देखिएगा कि ये वाले इस वाले पोल से पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, तो ये वाली जो रिंग है ये फिर नेक्स्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेक्स्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दूसरी रिंग और हमने लगाई है, यहाँ पर 2 रिंग लगाई हुई है हमने, ये वाली नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये सारे नेगेटिव को आपस में कनेक्ट किए हुए इनको बोलते हैं हम स्ट्रैपिंग रिंग्स। ये कॉपर की बनी होती हैं, और ये जितने भी, मतलब जैसे आप पाई मोड यूज कर रहे हो तो अल्टरनेट जो आपके पास में कैविटी है उसका फेज एक ही होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो क्या किया हमने सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, यदि मोड चेंज होता है, मान लीजिए अगर इस वाली कैविटी के डायमेंशन में कुछ भी चेंज होता है तो उसके कारण मोड में चेंज नहीं आएगा, वही मोड सारी कैविटीज में ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम मोड जंपिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा स्ट्रैपिंग रिंग्स। दूसरा होता है कि हम ये जो कैविटी मैग्नेट्रॉन है, इस वाले कैविटी मैग्नेट्रॉन के स्ट्रक्चर को चेंज करके राइजिंग सन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो राइजिंग सन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ये जो कैविटी का स्ट्रक्चर था इसमें हमने ये स्लॉट बना दिए हैं, तो ये स्लॉट हमारा एक लॉन्ग स्लॉट, ये शॉर्ट स्लॉट, लॉन्ग स्लॉट शॉर्ट स्लॉट, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। चूंकि ये राइजिंग सन की तरह दिख रहा है इसलिए इसको हम राइजिंग सन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से हम
मोड जंपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। जो हमने स्ट्रैपिंग रिंग्स को यूज करके मोड जंपिंग को अवॉइड करने की कोशिश की थी, उसमें थोड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि ये जो हमने वायर यूज किए होते हैं ये कॉपर की रिंग्स होती है। तो जब ये कॉपर की रिंग्स, क्योंकि ये जो आपके पास में मैग्नेट्रॉन है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड हमारे मतलब ये जो मैग्नेट्रॉन है इसके चारों तरफ हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉपर की लाइंस होगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ लॉस होगा। तो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रैपिंग रिंग के बजाय राइजिंग सन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेट्रॉन की। ये जो ऑसिलेटर होता है साइज में स्मॉल होता है, लोअर वोल्टेज को यूज करता है, इसकी जो पावर होती है लिमिटेड होगी, नॉइज और स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक पुअर होगी। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो हम इसमें यूज करेंगे वो होगी हमारी 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज तक, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। ड्यूटी साइकिल होता है 0.1%। ड्यूटी साइकिल मतलब टर्न ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ टाइम, तो ये होता है आपका 0.1%। इफिशियंसी जो हमको मैग्नेट्रॉन की मिलेगी वो 40 to 70% होती है नॉर्मली। जो पावर आउटपुट मिलेगी वो हमें 250 किलोवाट से भी ज्यादा मिलेगी अगर हम पल्स मोड यूज कर रहे हैं। और ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमको अलग अलग मिलेगी। जैसे अगर हम यूएचएफ बैंड यूज कर रहे हैं तो हमें 10 मिली वॉट मिलेगी, एक्स बैंड पर भी 2 मिली वॉट, और ये जो 95 गीगाहर्ट्ज की हमने किया है तो इसमें हमें 8 किलोवाट करीब पावर मिलेगी। इनको हम यूज कर सकते हैं काफी जगह पर। पल्स रडार में हम यूज करते हैं क्योंकि इनकी जो पल्स पावर होती है वो लार्ज होती है। जो वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन्स होते हैं उनको हम स्वीप ऑसिलेटर्स की तरह यूज करते हैं टेलीमेट्री और मिसाइल एप्लीकेशंस में 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज पर। अगर हम एक्स बैंड पर यूज कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन्स हैं, तो इनको हम एक्स बैंड पर यूज करते हैं जिसमें CW पावर होती है जो होती है 500 वॉट और एफिशिएंसी हमको मिलती है 70%। फिक्स फ्रीक्वेंसी अगर CW मैग्नेट्रॉन आप यूज कर रहे हो, कंटिन्यूअस वेव ऑपरेशन जिनमें होगा, तो उनको हम इंडस्ट्रियल हीटिंग और माइक्रोवेव अवन में यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज तक। इसमें जो आपके पास में जो 500 मेगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज तक की जब आप माइक्रोवेव अवन यूज कर रहे हो तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी ये, और आपकी जो आउटपुट पावर होगी वो होगी 300 वॉट से 10 किलो वॉट तक होगी, और एफिशिएंसी हमको 50% मिलती है। सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन। और अलग अलग हम जैसे पावर आउटपुट चेंज करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग अलग हो जाती है। ये हुआ हमारा माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर्स हैं या जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल, और उनको हम काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो वाइड होती है, उनको हम लो वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस इजी होता है उसमें। जो पावर होती है मतलब उनपे अगर हम काफी सारी, चूंकि लो पावर पे यूज कर रहे हैं इसलिए हम काफी सारी डिवाइसेस को कंबाइन कर सकते हैं और उनसे हम हाई पावर जनरेट कर सकते हैं। और चूंकि इनमें इफिशिएंसी ज्यादा होती है तो उनको हाई ड्यूटी साइकिल्स पर भी हम यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो ये है कि जो वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस होती हैं वो ज्यादा रोबस्ट होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, लॉन्ग लिव्ड होती हैं, वो रिलायबल होती हैं और इफिशिएंट होती हैं। मतलब सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो होती हैं उनके कंपैरिजन में जो वैक्यूम डिवाइसेस होंगी वो रोबस्ट होंगी, लॉन्ग लिव्ड होंगी, रिलायबल होंगी और इफिशिएंट होंगी। जो ट्यूब्स की जो परफॉर्मेंस होती है नॉर्मली, इसको जब भी हमें मेजर करना हो तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पावर और फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ करके पता कर लेते हैं कि हमारी ट्यूब का किस तरीके का परफॉर्मेंस है। इफिशियंसी से पता हो जाता है, उसमें कितने हार्मोनिक जनरेट हो रहे हैं उससे पता चल जाता है, उसमें इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन कितना उससे पता चल जाता है, जो हमारा गेन है वो कितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक फ्लैट है उससे पता चल जाएगा, फेज लीनियर है कि नहीं है, ग्रुप डिले तो नहीं है। नॉइस फिगर से उसको पता चलेगा कि ट्यूब की परफॉर्मेंस किस तरीके से है। या फिर हम नॉइस पावर आउटपुट लेंगे और कैरियर टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट करके भी पता कर लेते हैं कि हमारी जो ट्यूब है उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की। तो जो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि जो हमारी ट्यूब्स है वो माइक्रोवेव ट्यूब है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब ये जो आपकी कन्वेंशनल माइक्रोवेव ट्यूब्स होती है नॉर्मली, उनमें क्या होता है, जो आरएफ पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जो डीसी पावर डिसिपेशन होता है
वो बढ़ जाता है, RF लॉसेस बढ़ जाते हैं, जो अटेनेबल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी है वो उसके कारण हो जाता है, हीट ट्रांसफर जो हो रही है क्योंकि एवरेज पावर कैपेबिलिटी हमारी अलग-अलग होती है। उसके अलावा जो मटेरियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब जो पीक पावर कैपेबिलिटी के कारण आर्किंग वगैरह हो रही है, उसके कारण मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाता है, या जो उसके टाइनी पार्ट्स होते हैं उनके कारण डिफिकल्टी होती है। इन कारण से जो आपकी कन्वेंशनल माइक्रोवेव ट्यूब्स होती हैं, वो आपकी उनमें जो RF पावर आउटपुट होता है वो लिमिटेड हो जाता है इन कारण से। ये आपको कुछ सिंबल्स दे रही हूं मैं। ये मोनोट्रॉन का सिंबल है। क्लिस्ट्रॉन में 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन यूज किया हुआ है हमने। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में इस तरह से हेलिक्स बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है। ये ट्विस्ट्रॉन है, ये बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो माइक्रोवेव ट्यूब के लिए आप यूज कर सकते हो। अब जो आपकी जो माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं, नॉर्मली ये काफी मतलब ऐसा तो बोला जाता था कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इनको मतलब ये ऑब्सोलेट हो जाएंगी और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के सामने ये टिक नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें हाई पावर, हाई एफिशिएंसी वगैरह यूज चाहिए होती है, तब हम माइक्रोवेव ट्यूब्स की तरफ ही देखते हैं। और ये अभी भी काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जैसे कि एयरबॉर्न रडार सिस्टम्स है, या स्पेस बॉर्न मिलिट्री डिफेंस है, या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, या स्पेस कम्युनिकेशन लिंक्स है, इनमें आज भी हम माइक्रोवेव ट्यूब को यूज कर रहे हैं। These are reference books and websites. You can refer these books and websites. Actually जो भी हमने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डेटा लिए हैं वो कुलकर्णी और लियाओ से लिए हैं, तो उसमें आप वहां से उनको कंफर्म कर सकते हैं। बाकी और जो डेटा है ये कुछ हमने वेबसाइट्स भी रेफर की है, उससे हमने लिए हैं। थैंक यू।